हेलो नमस्ते। कल हमने 10 औषध द्रव्यों के बारे में पढ़ा, मतलब कि वो कैसे कैसे निर्माण होते हैं, उनका कैसा यूज़ है एंड कैसी उनकी निर्माण विधि है। तो आज हम लक्ष्मी विलास रस तक हमने देख लिया था। उसके बाद हम 11वां देखेंगे। आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया है, सारणी भी बना ली है। टेक्स्ट बुक से आप एक बार पढ़ें, उस सारणी को साथ में रखें, रिलेट करें, फिर आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप इसी को सामने रखें, इसी को बार बार पढ़ें, ठीक है। तो आज हम आनंद भैरव रस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारणी को आप एज इट इज़ बना लें, वीडियो को पॉज करके सेम ऐसे के ऐसे मैंने जितना शॉर्ट है उतने रूप में इस सारणी में सब कुछ इंक्लूड किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। मात्रा भी आप ध्यान में रखें, इतनी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, आप याद नहीं कर पाते हैं, मेरा यही मानना है कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन आप जिस चीज़ को याद कर पा रहे हैं उसको आप बार बार पढ़ें, और सब कुछ पढ़ेंगे तो बार बार हो जाएगा। घटक द्रव्य बहुत से सेम है, तो घटक द्रव्य याद रहेंगे तो निर्माण विधि भी याद रहेगी, और उन्हीं के जो यूजफुल जिसमें है उन्हीं से रिलेट करते हुए उपयोग है। लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, इस औषधि का ये उपयोग होता है, तो ये इस रोग में काम आ जाती है। ये अचानक आपके अंदर नहीं होगा ये सब, लेकिन आप इसको जैसे ही डीपली घुसेंगे ना, आप अचानक रिलेट कर पाएंगे। हाँ यार, आनंद भैरव रस है तो ये इस काम आ रहा है, इसके घटक द्रव्य ये है, अच्छा इसका यूज ये होता है। ये आपको धीरे धीरे पढ़ने से ही आएगा। सो आप इंटरेस्ट लें एंड पढ़ें, ठीक है। आज हम आनंद भैरव रस के बारे में बात करेंगे। ज्वर अधिकार मतलब ज्वर में काम आता है ये, ठीक है। इसके घटक द्रव्य है शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्साप, त्रिकटु, शुद्ध टंकन, जायफल, ठीक है। निर्माण विधि में क्या दे रखा है कि शुद्ध हिंगुल लेंगे, फिर उसका चूर्ण बनाकर शुद्ध टंकन, जायफल, वत्सनाप, त्रिकटु उसमें मिलाएंगे, ठीक है। नींबू सवरस की भावना देंगे, फिर एक एक रत्ती की गोलियां बना लेंगे, ठीक है। अदरक सवरस इसका अनुपान है। मैं आपको कल बता चुकी, औषध द्रव्य को लेते समय हम जो लिक्विड यूज करते हैं, जैसे हम पानी से लेते हैं, किसी न किसी चीज को साथ से लेते हैं उस औषध द्रव्य को, तो वो उसका अनुपान हो जाता है। इसका उपयोग 8 प्रकार के ज्वर में होता है, ठीक है। अतिसार में होता है, मतलब लूज मोशन अतिसार को बोलते हैं। संपूर्ण शरीर में भेदन मत अगर पीड़ा हो रही है। आम वात क्या होता है? जब हमारी वात दूषित हो जाती है। आप सबको बता दूं कि वात दोष ही है जो हमारे शरीर में सबसे मेन वात दोष है। वात दोष की वजह से हमारे शरीर में जो भी चलायमान हो रहा है, अंदर जो भी घूम रहा है, और एक दूसरे मतलब जो पित्त और कफ है वो भी प्रभावित होते हैं वात से, ठीक है। तो जब वात दूषित होके मतलब हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, वही आमवात होता है, ठीक है। श्वास कुठार रस, जिसका श्वासा मतलब हिक्का श्वासा अधिकार है, मतलब ये हिक्का और श्वास रोग में यूजफुल है। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध टंकण, शुद्ध मनशिला, शुद्ध वत्सनाप, त्रिकटु इसमें काम आते हैं, ठीक है। तो निर्माण विधि क्या है कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेंगे। कजली हमेशा शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की ही बनेगी, कजली बना लेंगे। बाकी सभी औषध द्रव्य मिलाकर अच्छी तरीके से मर्दन करेंगे। यानी पहले शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक से कजली बना लेंगे, फिर बाकी के जो टंकण, मनशिला, वत्सनाप, त्रिकटु जो बचते हैं उनको भी है ना अच्छी तरीके से मिलाकर मर्दन करते हैं। इसकी मात्रा 1 रत्ती दे रखी है। अदरक सवरस, मधु, पान सवरस, वसा सवरस, अनार सवरस, ये सब इनके अनुपान है। अनुपान सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ याद कर लें, कुछ ध्यान रखें, ठीक है। तो वात कफ नाशक है ये। दीपक पाचक, ये वो औषधियां जो जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है, ठीक है। श्वास, कास, स्वर भेद, प्रतिशाय, जुखाम को बोलते हैं अर्धाव भेदक। आदि सिर में दर्द होता है उसको अर्धाव भेदक बोलते हैं। सूर्यावृत क्या होता है? जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे हमारे मतलब मस्तिष्क में दर्द होता है। मस्तिष्क में तो क्या, जहाँ पे ये हमारी आंखें हैं, आईब्रो है, यहाँ पे बहुत भयंकर पेन होता है। और जैसे जैसे सूर्य और ज्यादा बढ़ता है, उसका मतलब धूप और ज्यादा बढ़ती है, वैसे वैसे पेन भी उसका बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। मतलब सुबह के टाइम से ये स्टार्ट होके एंड में जाते जाते बहुत तेज हो जाता है। सिरशूल और क्षीण, प्रमेय, डायबिटीज को बोलते हैं। अपस्मार, ये सब मानसिक रोग है अपस्मार, तो ठीक है। और चंदामृत रस, जिसका काशाधिकार है, इसके घटक द्रव्य क्या है? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, शुद्ध टंकण, त्रिकटु, त्रिफला, चव्वे, धनिया, जीरा, सेंधा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? पारद और गंधक से कजली बना लेंगे। कजली निर्माण पारद और गंधक से ही होती है। जो हमने फर्स्ट जो बनाई थी वो कजली ही बनाई थी। लोह भस्म, कजली बनाकर क्या करेंगे? लोह भस्म और शुद्ध टंकण को भी इसमें मिक्स कर देंगे, मतलब इनके साथ मर्दन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? शेष औषध चूर्ण बच गए ना इनमें से, जो मतलब शुद्ध पारद हो गया, शुद्ध गंधक हो गया, लोह भस्म, टंकण तो हो गया, लेकिन ये बच गए त्रिकटु, त्रिफला, चव्वे, धनिया, सेंधव,
इनको भी है ना मिलाकर बकरी के दूध के साथ 1 दिन तक मर्दन करेंगे, फिर इनकी वटियां बना लेंगे। ठीक है, अनुपान आप देख सकते हैं, मधु है, अदरक सवरस है, बकरी दूध है, कुल्थी क्वाद है, ये सब इसके अनुपान है। ठीक है, उपयोग दीपन, बलवर्धक, वरणकारक, कास, जवर, पांडु, भ्रम, तृष्णा, अग्निमंद, कृमि, दाह रोग, इन सब में काम आता है। ठीक है, कृमि रोग ये पेट से संबंधित है। सूद शेखर रस जो कि एसिडिटी में काम आता है। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, ये त्रिकटु, शुद्ध धतूर बीज, शुद्ध टंकण, ये सब इसके घटक द्रव्य हैं। इसमें भी पहले कजली निर्माण करेंगे, यानी पारद और गंधक से कजली निर्माण कर लेंगे, फिर सभी औषध द्रव्य को मिलाकर क्या करेंगे, भांगरी सवरस की 21 भावनाएं देंगे। ठीक है, फिर वटी निर्माण कर लेंगे, यानी गोलियां बना लेंगे। फिर 125 से 250 mg वटी, मतलब वटी निर्माण में इतनी मात्रा लेंगे। शहद इसका अनुपान है और ये एसिडिटी में काम आता है। इच्छा भेदी रस की बात करें तो विरेचन का अधिकार, विरेचन क्या होता है कि मल को बाहर निकालना ही विरेचन कर्म है। ठीक है, शुद्ध पारद, शुद्ध टंकन, काली मिर्च, शुद्ध गंधक, सौंठ, जमाल घोटा, ये सब 9 भाग में मात्रा भी दे रखी है। इसमें भी पहले कजली निर्माण करेंगे, फिर सुहागा के साथ मृदन करेंगे, बाकी औषध मिलाएंगे, बाकी इसमें से जो औषध बच गई वो इसमें मिलाकर जल में घोटेंगे। ठीक है, तब तक घोटेंगे जल में, तब तक उसका जल ही खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, फिर एक एक रत्ती की वटी बना लेंगे। ठंडे पानी इसका अनुपान है और ये रेचक में काम आता है। विरेचक का अधिकार है तो रेचक का काम ही करेगा। ठीक है, रेचक मतलब वो औषधियां होती है जो विरेचन का काम करती है। पुनर्नवा मंडूर, इसमें पुनर्नवा मतलब ये सब घटक द्रव्य हैं। आप एक बार नोट कर लें इनको, और फिर पूरी याद आपको नहीं रहेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको कुछ भी याद रहेंगे। आप टेबल बनाएंगे, फिर इसको सामने रखेंगे, आपको कुछ कुछ याद रहेंगे, तो आप एटलीस्ट लिख तो पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लें। फिर सभी औषध द्रव्यों को एक एक पल की मात्रा में लेना है, और जबकि मंडूर दुगुनी मात्रा में लेकर चूर्ण बनाते हैं, इनको मिलाते हैं, और फिर 2 आडक गोमूत्र में मंद अग्नि पर पकाते हैं, और फिर बेर की गुठली के समान वटी निर्माण करते हैं। एक एक गोली सुबह शाम लेंगे। छाछ, पुनर्नवादि, क्वात, ये सब इसके अनुपान है। पांडु रोग है, मंदाग्नि, अर्श मतलब पाइल्स हो गया, इसमें तो छाछ के साथ लेंगे। मतलब ये सब अलग अलग मैंने अनुपान मतलब शो कर रखे हैं। ठीक है, यकृत वृद्धि व शोथ हो रहा है तो इसमें अनुपान ये लेंगे। कृमि विकार में ये अनुपान लेंगे। ठीक है, नवायोस लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता भी है। तो सौंठ, काली मिर्च, पीपर, आंवला, बहेड़ा, नागरमोथा, वारविडिंग, चित्रक मूल, ये सब 9 भाग में, मतलब ये सब, इन सब की एक एक मात्रा लेंगे, जबकि लोह भस्म की 9 भाग मात्रा लेंगे। ठीक है, इन सब को मिलाकर रख लेते हैं तो हमारे नवाइस लोह का मतलब निर्माण हो जाता है। असमान मात्रा में मधु प्लस घृत का अनुपान लेते हैं। नवाइस लोह किस में काम आता है, आप समझ सकते हैं कि लोह है तो आयरन है। आयरन कब लेते हैं, जब खून की कमी हो जाती है। पांडु क्या है, एनीमिया ही है, मतलब खून की कमी हो चुकी है। हृदय रोग, कुष्ठ, अर्श, इन सब में काम आता है। ठीक है, कामला भी है इसमें। सप्तामृत लोह का रोगाधिकार है। नेत्रा रोगाधिकार, जिसमें त्रिफला, लोह भस्म, मुलटी, ये सब संभाग में लेंगे। सभी का चूर्ण करके लोह भस्म में मिलाकर कपट छान करके रख लेते हैं, सीसी में भर के रखेंगे। ठीक है, ये तिमिर ऐसे मतलब नेत्र के डिजीज हैं। शूल, पटल, काच, मतलब रात में अंधता हो जाती है, उसमें अर्बुद, तोंद, दाह, इन सब में ये काम आता है। आई होप कि आप सारणी बनाएंगे और अच्छे से बुक से रिलेट करके लिखेंगे और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप ये सारणी एक बार बना लें। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ, वीडियो पॉज कर लें। आप वीडियो पॉज करके आप लिख लें और आप इस सारणी को अपने साथ सामने रखें। ठीक है, सामने रखेंगे तो मतलब अब बार बार पढ़ पाएंगे तो ये चीज़ें याद रहेगी। एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होती है, बार बार पढ़ना पड़ता है। और आपको कुछ भी याद रहेगा तो आप लिखने में इजी रहेगा, लेकिन जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उनको तो हर चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपने कल वाली सारणी बना ली होगी। इसके अलावा जो 19 नंबर से ये पंचामृत प्रपत्ति है, यहाँ से मतलब मैंने है ना प्रयोग दे रखा है। निर्माण विधि मैंने मेंशन नहीं की है क्योंकि निर्माण विधि इसकी बहुत लॉन्ग है और ये इतना नहीं पूछता है, लेकिन आप निर्माण विधि टेक्स्ट बुक से आप एक बार देख लें। और है ना इनकी मैंने यहाँ पे अनुपात में मात्रा शो की है। ठीक है, 8 भाग, 4 भाग, 2 भाग, 1 भाग, आधा भाग, जितना मैंने शॉर्टली मतलब मुझे जितना करना था मैंने कर लिया। आप सारणी बना लें ये अच्छे से वीडियो पॉज करके। ठीक है, आप आराम से बना लें।
आई होप कि मतलब मेरी सारी सारणी आप के शो हो गई होगी। मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ से आपकी टेबल स्टार्ट होती है, कल वाली जो आपको 1 नंबर से कजरी से मैंने लिखवा रखी है। ठीक है, आई होप आप मतलब समझ पा रहे हो, आपको साफ दिखाई दे रहा हो। आप वीडियो पॉज करके लिख लें। ये आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप DNNP फर्स्ट ईयर में हो, आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो DNNP बहुत इजी है। और सही बोलूँ ना तो आप ये चीज़ें याद नहीं करेंगे ना, फिर आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। सेकेंड ईयर में चिकित्सा परिचर्या जैसे सब्जेक्ट आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कौन सी कहाँ पे क्या जा रहा है। और आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को याद करेंगे ना तो फिर आप रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे अच्छे से। DNNP का स्टडी मटेरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। और इंटरेस्ट भी नहीं लेते हम लोग इतना आयुर्वेदा में, सो हमें बहुत मुश्किल लगता है। थोड़े हम पहले थॉट भी बना लेते हैं, यार ये बहुत मुश्किल है एंड बोरिंग सा है, नहीं पढ़ पाएंगे। इसकी वजह से भी ये होता है कि नहीं, हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम मतलब टेक्स्ट बुक को आराम से ध्यान से पढ़ें। और मैं तो आपको ये भी बोल रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक से समझ नहीं आ रहा है कोई चैप्टर, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जो मैंने ऊपर चैनल के अंदर दे रखा है, टेलीग्राम की जो ID है मेरी, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करके बोल सकते हैं कि मैम इस जो टॉपिक है उसको आप समझाइए यहाँ से। मेरे से अगर जो भी होगा, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं समझाने का प्रयास जरूर करूँगी। लेकिन मेरा यही है कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें। नोट्स इतने अच्छे अवेलेबल नहीं है, इतने अच्छे नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ें। ठीक है, आपको जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे आप थोड़ा समझ लें। जो भी आपके सीनियर्स हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है उनसे समझ लें। और आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे ना, एक बार समझ नहीं आया आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, तो आपको ज़रूर समझ आएगा, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी। थैंक यू।